वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑसिलेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑसिलेशंस, चैप्टर नाम तो ऑसिलेशंस है, लेकिन ऑसिलेशन हम लोग पढ़ेंगे पहले। ऑसिलेशंस का मतलब कई ऑसिलेशंस है ना, एक ऑसिलेशन नहीं है ना। ऑसिलेशन का अगर हम सिंपली बात करें तो एक मोशन को ये इंडिकेट करता है कि स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। वैसे अपने मोशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? मोशन 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। ये जो मोशन है वो डायरेक्शन को लेकर के डिफाइन किया गया है, सिर्फ डायरेक्शन को। वो कैसे मोशन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है ना। जो 1D है, 2D है, 3D है, ये जितने भी मोशन आपने पढ़ा है सब के सब डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए डिफाइन किया गया है, ठीक है, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन, वो उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए, मतलब वो किस टाइप, किस कैटेगरी में कैसे मोशन कर रहा है, उसके नेचर को देखते हुए हम उसके मोशन की जो स्टडी करेंगे उसी का नाम क्या है? ऑसिलेशन। ठीक है ना, वही क्या है? ऑसिलेशन। तो आज का लेक्चर नंबर 1 यहीं से स्टार्ट होता है। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, इट इज फिजिक्स। बच्चों तो स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। तो पहली हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी इसमें पीरियोडिक मोशन। क्या होगी? पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना, कौन सा मोशन? पीरियोडिक। तो ऑसिलेशन का मतलब होता है मोशन ही, तो उसका पहला पार्ट है पीरियोडिक। कहानी यहां शुरुआत होती है ना। तो यहां आपके सामने एक वॉल दिखाई पड़ रही होगी, दिखाई पड़ रही वॉल। इस वॉल में आप देखिए जरा सा, जो इसका मिनट का, आवर का, सेकंड वाली निडल है वो कंटिन्यू एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मोशन कैसा है तो आप कहोगे सर्कुलर मोशन। यस, दिस इज राइट, मैं भी कहूँगा सर्कुलर मोशन है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं स्नेहा, आप बताइए बेटा, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं इसको देख करके? आप कहोगे सर सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट्स एक ही पाथ कर रहा है, और एक चीज और कर रहा है, एक नहीं दो चीजें। एक प्रॉपर्टी आपने देख लिया कि इसका पाथ जो है फिक्स है, सर्कुलर पाथ है ना। दूसरा इसमें कंक्लूजन देख रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं कि 2 बार चल करके रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये बार बार मोशन को अपने क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। चलो ये भी मान लिया। और कुछ भी इसमें दिख रहा है? एक चीज हमें और दिख रहा है इसमें, जो सेकंड वाली है या निडल वाली है, जो भी है यहाँ पे, वो फिक्स पाथ पे कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है। टाइम भी फिक्स कर रखा है। बोलो। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी आपके सामने दिखाई पड़ रही है, इसकी तीनों प्रॉपर्टीज, क्या ये प्रॉपर्टीज कुछ इंडिकेट नहीं कर रही है? कुछ अलग टाइप का मोशन इसको नाम दिया जाए, देना चाहिए ना। तो ऐसे मोशन का नाम क्या दिया गया? पीरियोडिक मोशन, है ना। तो डेफिनेशन क्या बताओगे? एनी मोशन रिपीट्स itself again and again over a fixed path in fixed intervals of time, that is called to be, नोट कर लीजिए क्या, दैट इज कॉल्ड टू बी पीरियोडिक मोशन। यही है डेफिनेशन बच्चों,
पीरियोडिक मोशन की, पीरियोडिक मोशन। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल तो आप पहले यही देख के बता सकते हो, है ना? क्या एग्जाम्पल लिखोगे? मोशन ऑफ, नंबर 1 एग्जाम्पल यही लिख लीजिए, मोशन ऑफ needles, motion of needles of a clock, of a clock। चलो एक एग्जाम्पल तो आपने ये नोट कर लिया, और क्या एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग? दूसरा कोई एग्जाम्पल? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और कोई एग्जांपल? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। यस। और कोई एग्जांपल? भाई मून क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये 27.3 डेज में कंप्लीट करता है 1 रिवोल्यूशन, है ना? तो इसका भी मोशन कैसा होना चाहिए? बार बार रिपीट कर रहा है, रुकता थोड़ी है। तो आप बता सकते हो, है ना, पीरियोडिक मोशन। तो ये सब क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। मोशन ऑफ कॉमेट, कॉमेट जानते हैं आप लोग? धूल का जो कण होता है बहुत बड़ा सा, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो भी, है ना? कितने सालों में एक चक्कर कंप्लीट करता है ना? 70 सालों में, शायद 75 सालों में एक बार, जो भी हो। ठीक है। तो ये था पीरियोडिक मोशन। समझ में आ गया ना? पीरियोडिक, तो पीरियोडिक मोशन मतलब कोई भी मोशन रिपीट कर रहा हो बार बार, फिक्स टाइम में, फिक्स पाथ पर, ओवर अ फिक्स पाथ इन अ फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम, बार बार, अगेन एंड अगेन। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना? अब इसमें एक और मोशन निकल के आता है। अच्छा, पीरियोडिक मोशन का एक नाम और देते हैं, लिख लो पैराग्राफ चेंज करके। पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। अगर कोई कहे आपसे व्हाट इज हार्मोनिक मोशन, तो ये कैसा मोशन होता है? हार्मोनिक। तो ये भी हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, क्लियर? इसे हम लोग क्या कहेंगे? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो समझ में आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हार्मोनिक का मतलब, हारमोनियम आपने देखा है ना? हारमोनियम में क्या होता है? बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए उसी से उसका नाम हारमोनियम इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे बार बार रिपीट होता है पाथ उसका, है ना? तो हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक, बार बार रिपीट होना, वो क्या होता है? हार्मोनिक होता है। एक मोशन और दिमाग में आ रहा है, जैसे कि आप कोई झूला झूलते हो, इधर जा रहे हो, वहाँ भी फिक्स पाथ पे क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। सिंपल पेंडुलम आपने देखा है, मूव करता है। पेंडुलम वाली क्लॉक आपने देखा है, उसमें भी फिक्स पाथ होता है, घूमता रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी तो एक मोशन है, बोलो, है ना? और जो इंजन में पिस्टन लगा होता है वो भी ऐसे मूव करता है ऊपर नीचे जल्दी जल्दी, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो, है ना? तो वो इस सब मोशन को हम लोग क्या नाम देंगे? इनको कहेंगे हम, इनको कहेंगे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। मतलब जब कोई ऑसिलेशंस, ये क्या है? एक तरह से ऑसिलेशन हो रहा है ना? जब यही ऑसिलेशन बहुत फास्ट होता है तो उससे हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। मतलब कोई भी बॉडी अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी एग्जैक्ट पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, तो मैं इसके इधर ट्रू, फिर ट्रू एंड फ्रो, है ना? फिर ट्रू एंड फ्रो, है ना? ट्रू एंड फ्रो।
अगर हम इस तरह से मोशन बार बार कर रहे हैं तो हम ऑसिलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं। ऑसिलेशन का मतलब ऑसिलेटरी मोशन। जब यही मोशन बहुत फास्ट होगा तो क्या कहेंगे इसे? वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम उसे कंबाइंड करके लिखते हैं। ठीक है ना? हमें मोशन पढ़ना है, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो हेडिंग रहेगा ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है? इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? When a body moves to and fro, to टी डबल होगा ना? टी होगा, सिर्फ टी होगा ना? ठीक है। टू एंड फ्रो, when a body moves to and fro, या इसी को हम लोग कहते हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, देन its motion is called oscillatory or vibratory motion. Its motion is called oscillatory or vibratory motion. Clear? ये oscillatory भी हो सकता है और vibratory भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये जब मोशन ये बहुत फास्ट होगा, हाँ, तो हम ये कंबाइंड करके लिखेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे कि वाइब्रेटरी का अलग से डिफिनेशन लिखें, है ना? चलिए एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसमें? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ, हाँ, ये क्या है? एक ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ स्विंगिंग, स्विंग है ना, झूले की गति, है ना? स्विंग मतलब झूला। मोशन ऑफ पिस्टन, मोशन ऑफ पिस्टन, ये सब क्या है आपके? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी वाइब्रेटरी हैं, ऑसिलेटरी हैं, इनमें ये कन्फर्म है कि आपको जो है मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ही देखना है ना? मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, ऐसे आगे पीछे मूव करना चाहिए, अप एंड डाउन मूव करें। ठीक है। क्या हम इस मोशन को पीरियोडिक कह सकते हैं? सोचो। हाँ, फिक्स पाथ पे है, फिक्स टाइम में है, तो हम ऑसिलेटरी को पीरियोडिक कह सकते हैं, मतलब हार्मोनिक भी कह सकते हैं। क्या हम जितने भी पीरियोडिक हैं उन सबको ऑसिलेटरी कह सकते हैं? लाइक एग्जाम्पल क्लॉक, क्या इसको हम वाइब्रेटरी कह सकते हैं? नहीं, ये तो पीरियोडिक है ना। ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। वो सब क्या है?
पीरियोडिक हैं, वो सभी पीरियोडिक हैं, है ना। बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जितने भी ऑसिलेटरी मोशन हैं उनको हम पीरियोडिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीरियोडिक, ऑसिलेटरी वाले को, है ना। लेकिन जितने भी पीरियोडिक उन्हें हम ऑसिलेटरी नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब इसको अगर हमको मैथमेटिक्स से समझना है यही मोशन को, तो ऐसा फंक्शन हमें चूज करना होगा, एक फंक्शन लेना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट करे पीरियोडिक मोशन को और ऑसिलेटरी मोशन को और रिप्रेजेंट करे हार्मोनिक मोशन को। पीरियोडिक मतलब हार्मोनिक, है ना। पीरियोडिक मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू बार बार रिपीट करे, वैल्यू क्या करे? बार बार रिपीट करे फिक्स टाइम के बाद, है ना। और जिसकी वैल्यू बार बार रिपीट ना करे वो नॉन हार्मोनिक होगा। तो हम बात करेंगे बेसिकली हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं और नॉन हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, है ना। जिसे हम सिंगल, ध्यान दो, साइन, सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन के फॉर्म में लिख सकेंगे, जिसको सिंगल में लिख लेंगे, सिंगल फॉर्म में, उसे हम लोग कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। क्या कहेंगे? हाँ, ये हमारा क्या है? हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, हार्मोनिक को, ठीक है ना। और जिसे हम लोग, जिस फंक्शन को हम लोग सिंगल साइन या कोसाइन में दिखा ना सके, रिप्रेजेंट ना कर सके, उसे हम लोग कहेंगे क्या? नॉन हार्मोनिक फंक्शन, मतलब पीरियोडिक फंक्शन। वो पीरियोडिक कह सकते हो उसको, या नॉन हार्मोनिक कह सकते, लेकिन हार्मोनिक फंक्शन नहीं कह सकते उससे, ठीक है ना। तो हेडिंग रहेगा हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। पीरियोडिक, सॉरी क्या लिखा? हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें लिखिए अ फंक्शन या एनी फंक्शन which can be represent in single sign or cosine लिखा, that is called to be क्या? हार्मोनिक फंक्शन। जैसे हमने एक फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी। हमने क्या लिख दिया? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ये एक हार्मोनिक फंक्शन है, आप कहोगे यस, ये एक हार्मोनिक फंक्शन है ना। कैसे हार्मोनिक फंक्शन है? ध्यान दो, जैसे कि मान लो ये है टाइम एक्सिस लिया हमने, इधर लिया हमने डिस्प्लेसमेंट y लिया, इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा।
जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लेते हैं दो एक्सेस, ठीक है, एक एक्सेस हो गया और दूसरा एक्सेस ये हो गया, ठीक है। इधर लिया हमने टाइम, इधर लिया डिस्प्लेसमेंट y, ये है आपका ओरिजिन O, और यहां से ये ग्राफ किसका है मालूम है? ये ग्राफ साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? मतलब एक बार मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, तो यहां कुछ टाइम लगा, फिर ये वैल्यू घट के 0 हुआ, फिर अपोजिट गया मैक्सिमम हुआ, फिर घट के 0 हुआ, तो ये एक टाइम कैपिटल T बीता। कितना बीता? फिर यहां पे बीता 2T, यहां पे 3T, तो T टाइम बाद जो ये डिस्प्लेसमेंट था, फिर से T टाइम बाद यही चीज देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं? बोलो। फिर कुछ टाइम बाद जो ये डिस्प्लेसमेंट था, वही डिस्प्लेसमेंट देखो इस साइड भी रिपीट कर रहा है। फिर 2 टाइम बाद फिर ये वाला जो है देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और ये वाला देखो फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रिपीट हो रहा है ना, तो ये ग्राफ किसका ग्राफ हो गया? साइन का। ये ग्राफ है साइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ कहेंगे इसे? साइन ग्राफ। ये ग्राफ जो ओरिजिन से स्टार्ट हो वो साइन ग्राफ होता है ना। तो हमारा क्या है? ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, साइन ओमेगा टी इज अ हार्मोनिक फंक्शन। बना लीजिए ग्राफ इसको। चलिए अब थोड़ा सा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कोसाइन। कोई पूछा आपसे कोसाइन ग्राफ कैसा होगा? कोसाइन ग्राफ कैसा होगा? इधर टाइम है, इधर हमने डिस्टेंस ले लिया, मान लो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन कॉस ओमेगा टी। अगर ये चीज है आपके पास तो क्या करेंगे आप? तो ग्राफ इसका कैसा जाएगा? ये ओरिजिन है ना, अब ग्राफ कुछ हमारा ऐसा रहेगा, कुछ यू ग्राफ रहेगा, है ना। तो यहां पर ध्यान दो, जो ये डिस्टेंस है ये रिपीट कहां कर रहा है? देखो यहां पर रिपीट कर रहा है इस टाइम के बाद। ये है कैपिटल टी टाइम, फिर यहां पे कैपिटल 2T है, फिर यहां पे क्या है? 3T है। क्लियर? ये इतना डिस्टेंस T टाइम बाद रिपीट कर रहा है, फिर कैपिटल T टाइम मतलब 2T टाइम बाद यहां पर रिपीट कर रहा है, फिर कैपिटल T टाइम बाद मतलब T में T ऐड किया 2T, फिर इसमें T ऐड किया 3T, फिर 4T, TT ही ऐड कर रहे हैं ना, तो टाइम सेम है कि नहीं सेम है? क्लियर? तो ये हमारा कैसा है? रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक फंक्शन है, साथ में हार्मोनिक भी है। ठीक है ना। ये कॉस का है ग्राफ, कोसाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये? कोसाइन ग्राफ। डायग्राम बन गया।
हो गया। चलिए, तो ये था ग्राफ के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे हम। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल में साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है? बोलो, क्या ये एक पीरियोडिक फंक्शन है? आप कहोगे साइन कॉस में दिख रहा है तो पीरियोडिक फंक्शन है। यस, पीरियोडिक है, इट इज पीरियोडिक, बट क्या हार्मोनिक है फंक्शन? ये हार्मोनिक भी है। कैसे हार्मोनिक है? ध्यान दो, इसे सिंगल साइन में लिखना है तो मैं क्या करता हूं मालूम है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, या √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देता हूं। ऐसे बोलो, कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, लिख सकता, बताओ? इस फंक्शन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 1/√2 की वैल्यू किसकी होती है? साइन 45 डिग्री की, cos 45 की भी होती है। तो यहाँ हम cos 45 कर देते हैं, यहाँ पे sin 45 कर दें, अपनी मर्जी है ना। तो √2 sin ओमेगा टी को पहले लिखता हूँ cos 45 यानी π/4 प्लस cos ओमेगा टी sin π/4, ऐसा लिख सकता हूँ। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैथमेटिक्स अगर पढ़ा होगा तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता है। किसका फार्मूला? तो √2 साइन, ये कोई फंक्शन है y मान लो, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी प्लस π/4, देखो सिंगल साइन में आ गया ना। तो कैसा है ये? हार्मोनिक फंक्शन, इट इज ऑल्सो हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। मतलब जो साइन कॉस में दिखे आप उसे पीरियोडिक कह सकते हो, है ना, ठीक। बट हार्मोनिक सबको नहीं कह सकते, जितने भी हार्मोनिक है वो पीरियोडिक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा e⁻x, क्या ये एक पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक नहीं है, इज नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक। मतलब साफ है कि जो साइन या कॉस में दिखाई पड़ेगा वही क्या होगा? पीरियोडिक होगा। और जैसे कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी, अब बताओ क्या ये पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक है बट हार्मोनिक नहीं है, इसे सिंगल साइन में हम नहीं ले सकते, ये नॉन हार्मोनिक है। कैसा है ये? नॉन हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक कह सकते हैं इसे, लेकिन हार्मोनिक नहीं कह सकते। तो बेसिकली हमें हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक पे डिफरेंशिएट करना है। हो गया? क्लियर? चलो, तो अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग देखकर पहचान लोगे ना अगर क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम वगैरह में, तो ठीक है। तो हेडिंग रहेगा आपका क्या? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हार्मोनिक मोशन का मतलब ये होता है कि जो इसकी इक्वेशन आएगी या तो एक सिंगल साइन में होगी या तो सिंगल कॉस में होगी, या सिंगल साइन में या तो सिंगल
कॉस में। तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जब कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे, साथ में उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स हो वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, है ना। रेस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? डिस्प्लेसमेंट के। और एक स्ट्रेट लाइन में क्या करे? मोशन करे, टू एंड फ्रो मूव करे, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे अगर आप झूला, कोई किसी को झुला रहे हैं, आप यहां से खींचा, आपने छोड़ दिया, तो ऐसे गया फिर ऐसे आया, है ना। तो ये आ क्यों रहा है? अपने आप आ रहा है ना। आ इसलिए रहा है क्योंकि इसको एक फोर्स लगता है जो खींचता है इसको अंदर की तरफ, रिस्टोर करता है। अब ये रिस्टोर फोर्स जो है ना, रेस्टोरिंग फोर्स, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा होगा। अगर ऐसा है मतलब जितना ज़्यादा आपने खींचा, आपने पेंडुलम को थोड़ा सा खींचा, छोड़ दिया तो थोड़ा सा जाएगा, ज़्यादा खींचा तो ज़्यादा रिस्टोर करेगा, और ज़्यादा खींचा तो ज़्यादा और रिस्टोर करेगा, है कि नहीं। तो मतलब कुछ इस तरह मोशन हो कि रेस्टोरिंग फोर्स जो हो वो उसके डिस्प्लेसमेंट क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक। तो हम ऐसे मोशन का नाम क्या रखेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, body moves to and fro, such as a restoring force is directly proportional to displacement, लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी, then this motion is called simple harmonic motion। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शॉर्ट में SHM, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसमें? मोशन ऑफ, फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे? मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है ना। थर्ड, मोशन ऑफ सिलेंडर इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड में अगर हम सिलेंडर खड़ा कर दें अथवा पुश करके छोड़ दें तो ऐसे देखो, ऐसे मूव करता रहे ऊपर नीचे, है कि नहीं। अभी ढेर सारा पानी हो, नदी का बहाव हो, उसमें क्या करें? एक सिलेंडर ऐसे रखो खड़ा करके और दबा के छोड़ दो ऐसे, तो ऐसे से मूव करता रहेगा ऐसे ऐसे, है कि नहीं। तो लिक्विड में जो मोशन ऑफ सिलेंडर है वो क्या है? एक एसएचएम शो करता है। क्या शो करता है? एसएचएम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ही मोशन क्या होता है? एसएचएम होता है, और सिंपल पेंडुलम तो होता ही है। तो ये सब सारी एग्जांपल्स हैं एसएचएम के। किसके एग्जांपल हैं? हाँ,
जैसे कोई टनल है, अगर हम आर पार पृथ्वी के, अर्थ के आर पार एक टनल बना दे, बिल्कुल आर पार सुरंग, कोई ब्लॉक फेंक दे, ऐसे ब्लॉक या किसी बॉडी को फेंक दे, तो अर्थ के सेंटर से क्या होगा, वो ऐसे मूव करेगा अप एंड डाउन, ठीक है ना, ऐसे मूव करता रहेगा ऐसे ऐसे। वो क्या है मालूम है, वो भी एसएचएम है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब हम लोग इसका लिखेंगे इक्वेशन। किसका इक्वेशन? देखो, एक नॉर्मल वे में हम लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं, न कि एक लिमिट के बाद, ठीक है ना। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ टाइम तक उसको काउंट करते हैं, थोड़ी कि रात भर उसी में देखते रह जाएंगे लगातार। कोई मान लो छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया तो हमने कुछ टाइम में ऑब्जर्व किया, हाँ हमें ये मिला। अब देखो एयर है, रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ रजिस्ट करेगा, रोकेगा उसके पाथ को, है ना। टाइम भी अलग लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स भी चेंज होगा, सब एवरीथिंग चेंज होगा वहाँ पे। तो कहने का सेंस यही है कि एक प्रॉपर टाइम के लिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये मान लो कि एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से हमने, उसी में आपको बनाना है ये, हमने एक ब्लॉक लगाया, यहाँ पे स्प्रिंग, लूजली स्प्रिंग है, एम मास का ब्लॉक है, ये इसका बेटा मीन पोजीशन है। ये क्या है इसका? ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। ओ, आपने क्या किया, उसी स्प्रिंग को थोड़ा सा आपने क्या किया, स्ट्रेच किया। क्या किया? हाँ, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया एम मास के ब्लॉक को। अब वो आ चुका है इस जगह पे, है ना। अब वो अपने मीन पोजीशन से कितना आ गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया, है ना। मीन पोजीशन से कहाँ गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया। तो जैसे आप इसको रिमूव करोगे तो ये किधर मूव करेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, किधर, इस साइड फोर्स लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स, है ना, रेस्टोरिंग फोर्स। ये जो फोर्स हमारा है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप इसको और खींचोगे तो x बढ़ेगा, जब x बढ़ेगा तो ये भी f क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ज़्यादा खींचोगे तो ज़्यादा तेज से रिस्टोर करेगा, क्लियर ना। तो ये अपने मीन पोजीशन की क्या होगा, अप एंड डाउन ऐसे मूव करता रहेगा। और इसका मोशन कुछ देर तक अगर हम देखते हैं, कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे तो ये एसएचएम करता रहेगा। धीरे धीरे बहुत टाइम बीतने के बाद धीरे धीरे इसका जो है जो डिस्प्लेसमेंट होगा धीरे कम होगा, धीरे लास्ट में बहुत टाइम बीतने के बाद ये स्टॉप में आएगा, है ना। एक प्रॉपर टाइम अगर हम बात ऑब्जर्व करेंगे तो इसका मोशन में क्या मिलेगा, एसएचएम मिलेगा, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाइए इसको। तो ये जो हमारे पास स्प्रिंग दिख रहा है आपको, इसका अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है के। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो जो इसमें ये ब्लॉक है, इस पर रेस्टोरिंग फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एफ। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे हुक, पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इन्होंने कहा था जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के अगर है, इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, माइनस के एक्स। माइनस के क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे कि रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, बट हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ओनली यूज कर रहे हैं। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अगर यही न्यूटन का लॉ लगा दें यहां पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, भाई ये बॉडी मोशन में है ना, तो इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2।
दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम बच्चों, इक्वल कर देंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां एक्सलरेशन निकालेंगे तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये अपने आप बेटा एक फार्मूला है, ठीक है। और यहां एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट आपके हैं तो एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यह है एसएचएम के लिए एक कंडीशन। अगर कहीं भी आपको लगे कि एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ये मिल रहा है, ये शो हो रहा है, इसका मतलब उसका मोशन कैसा है, एसएचएम है, ठीक। सिर्फ फोर्स ही नहीं, एक्सलरेशन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो ऐसा कहीं भी दिखाई पड़े तो वो क्या है, उसका मोशन क्या है बेटा, एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। चलिए अब करते हैं इसको इरेज। हेडिंग रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वही फार्मूले से, ठीक है ना। फार्मूला वही रहेगा, एफ इक्वल टू आपने भी क्या पढ़ा, माइनस के एक्स, और एफ इक्वल टू एम ए। आप एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी डी एक्स टी, है ना, डी डी टी ऑफ वी या डी डी टी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब एच इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी टू। यह है एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन फॉर्म, पढ़ा है ना काइनेमेटिक्स में। तो यहां पे ये पुट कर देंगे, इट इंप्लाइज दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू डी टू एक्स बाई डी टी टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों फोर्स को बराबर कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। एम डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इन टू एक्स। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको थर्ड तक नोट करिए। डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस के बाई एम इन टू एक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, माइनस को ये ब्रैकेट में रहेगा माइनस, यहां लगा दो। माइनस के बाई एम इन टू एक्स। तो जो ये के बाई एम दिख रहा है ना बेटा, ये एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, वैल्यू है। और ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया है ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ चेंज करके यहां पे लिख रहा हूं आगे से, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, के बाई एम, है ना। तो बाई इक्वेशन थर्ड अगर देखें तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0।
तो यही है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x। नोट कर लिया, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर इस टाइप का इक्वेशन दिखाई पड़े तो इक्वेशन देख करके आप समझ जाओगे उसका मोशन कैसा है, कहोगे SHM, है ना। इस इक्वेशन को देख के बता दोगे, इस टाइप का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को आप देखकर बता पाओगे कि उसका मोशन, दैट इज मोशन, दिस मोशन इज कॉल्ड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। चलिए यहां से हम जो ये देख रहे हैं आप लोग ना, ये चीज क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m, इसका स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हाँ स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। बोलो मिल जाएगा ना। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T टाइम पीरियड आपने पढ़ा है, तो अंडर रूट k बाई m। रेसिप्रोकल ले लेंगे बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो t बाई इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। यहां t क्या है, टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, AIC को फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट। क्लियर, फोर्स कांस्टेंट। और जो यहाँ पे मास है वो मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका मास है ऑसिलेटिंग बॉडी। क्लियर, अगर ये सब दिया रहेगा तो आप उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से, t इक्वल टू 2 पाई अंडर m बाई k। बोलो क्लियर बेटा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना। तो ये फार्मूला याद रहेगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर m अपॉन k। और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ नोट कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर बनाना 4th, इसे बनाना 5th। ठीक है, पैराग्राफ चेंज लिखना, इक्वेशन 4th इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। किसका इक्वेशन डिफरेंशियल है, SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। यहां x क्या है, वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी है। अभी रेचल बेटा आप लोग इस मंथ में तो आ सकती हो ना, लास्ट दिसंबर तक। ठीक है, लास्ट दिसंबर तक हम सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे। ये मान चलिए कि हम इस वीक में ये चैप्टर द एंड हो जाएगा और उस वीक में 2 या 3 क्लास उसमें भी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो टाइम होने चला है मेरे ख्याल से, आज कितना रहने देते हैं, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ SHM, प्योर SHM पढ़ेंगे, लेकिन रेफरेंस सर्कल लेकर के। क्या लेकर के, रेफरेंस सर्कल लेकर, उसमें फेज समझेंगे, फेजर डायग्राम क्या होगा। ठीक है, ये सब सीखने के बाद हम थोड़ा सा कुछ इस पर क्वेश्चंस कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।